Good morning and Assalamualaikum. कैसे हैं आप लोग? Hope so will be fine. So today we have a class pathophysiology. तो kindly बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से online हो जाएं so that we may continue our lecture ना our class. Okay, today we are going to discuss about the shock, the patient with the shock. Shock क्या होता है इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है. Well, very good afternoon. वालेकुम अस्सलाम नफीसा बेटा. वालेकुम अस्सलाम जैनब. Hope so will be fine. Okay, welcome you all. ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडीमा के रिलेटेड, तो थोड़ा सा एडीमा को रिवाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज एडीमा? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द शॉक. पेशेंट विद द शॉक क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स. इन चीज़ों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, राइट? तो व्हाट इज एडीमा? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम. Okay, Nimra, welcome. Very good afternoon. If we talk about the edema, तो edema के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि abnormal fluid accumulate होता है in the interstitial space. क्या काजेज हो सकती हैं? सर्टेन काजेज हमने डिस्कस की थी, लाइक जिसमें हमने कहा था कि if the hydrostatic pressure is more than normal and other condition was if the oncotic pressure is below than 25 millimeter of mercury. Walaikum assalam. Very good afternoon, very good morning. Sara beta, answer as well. Well. Okay. तो दो चीज़ें, एक हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात की थी, सेकेंडली हमने ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में बात की थी, थर्ड वन हमने लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, फोर्थ वन हमने वेस्कुलर परमिबिलिटी के बारे में बात की थी, राइट? इसके अलावा हमने एलिफेंटेसिस के बारे में भी डिस्कस किया था. वालेकुम अस्सलाम राबिया, होप सो विल बी फाइन. एलिफेंट क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एलिफेंटेसिस? Instead of that, okay, so वालेकुम अस्सलाम मारिया बेटा. अच्छा, एलिफेंटेसिस लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लैम्फ ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है और पेरिफेरीज लुक लाइक एलिफेंट्स. वेल, ठीक है. लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बेटा हमने डिस्कस किया था एक पैरासाइट के बारे में, दैट वाज नोन एज निचेरिया पिनक्राफ्टी दैट लिव्स इन आवर ग्रोन एरिया. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम तलहा, फिनिश एज वेल. तो वो पैरासाइट क्या करता है कि जब लाइव होता है तो डेफिनेटली लैब को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन व्हेन it is killed by microphages या इधर certain other conditions, तो उसकी डेथ हो जाती है. तो after its death what happens? It releases endotoxins.
एंडोटॉक्सिन्स जैसे रिलीज होंगे तो क्या करते हैं, वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ा देंगे, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन काज करेंगे, तो उसकी वजह से जो लिम्फ ड्रेन हो रहा होता है फ्रॉम द पेरिफेरीज दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड। वालेकुम अस्सलाम नरजिस एज वेल एज हादिका, राइट। तो जब लिम्फ ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है तो जो पेरिफेरीज होती हैं तो सेल होना शुरू हो जाती हैं, जैसे स्वेल रहेगी तो peripheries look like elephant's leg. That condition is known as elephantiasis. Right? Instead of that, हमने और क्या डिस्कस किया था? ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी ऑल्सो, वो भी आपको फिंगर टेप पे होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास हमारी है फ्राइडे को। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह व्हाट यू से कि क्विज अरेंज कर लेते हैं, राइट, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जिसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इधर एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर लें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर कर लें, या ये सेल इंजरी वाला कर लें, इट्स अप टू यू, राइट। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं शॉक के बारे में। सो डू यू नो व्हाट इज शॉक? शॉक क्या है? सर्टेन टाइप्स होती हैं शॉक की। पहली चीज तो ये है कि शॉक क्या है। अब बेटा कॉलेज आपके फर्स्ट फेब से ओपन होंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट इज शॉक? टेस्ट बेटा फ्राइडे कमिंग थर्सडे या फ्राइडे को कर लेंगे, राइट, ऑनलाइन। डिसाइड आफ्टर द लेक्चर बेटा। टिश्यू परफियन का लॉस हो जाना, ओके, लॉस हो जाना या हाइपोपरफियन की कंडीशन होना। व्हाट इज हाइपोपरफियन? हाइपोपरफियन क्या है? Okay, state of insufficient blood supply to the tissue. Okay, it's okay. If we talk about the hypoperfusion, that will be a better one. Hypoperfusion means that there is inadequate delivery of oxygen and nutrients to the body tissue. That is known as hypoperfusion. Less nutrients को tissue तक पहुंचना, well, ठीक है। Cellular hypoxia ड्यू टू लॉस ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। ओके ओके, वेल, तो जरा बेटा आप एंड वाली बात पे पहले पहुंच गई हैं। ओके, वेल, ठीक है, गुड, रियली अप्रिशिएटेड। सो बात कर रहे थे हम हाइपोपरफियन की। तो हाइपोपरफियन क्या है? इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू। तो उसके रिजल्ट में होगा क्या? अगर किसी एरिया तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो ultimately will result in organ failure as well as system failure as well as tissue injury. Okay, hypoperfusion is perfusion less than normal perfusion. Okay, ठीक है, inadequate oxygen and nutrients and body requirement. Okay, you can also say कि when there is a mismatch between need and demand. So what is need and what is demand? What is difference between need and demand? नीड क्या है, डिमांड क्या है? तो नहीं बता देनी बेटा। ओके, नीड जरूरत होती है, डिमांड मुतालबा होता है। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ आई नीड 10 रुपीज एंड योर आंसर इज दैट कि सर हमारे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। तो व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज डिमांड? नीड क्या है, डिमांड क्या है? नीड जितनी रिक्वायर्ड। ओके, तो दिस एग्जांपल्स विल इलेबोरेट
कि नीड क्या है एंड डिमांड क्या है. आई सेड कि मुझे 10 रुपये चाहिए एंड यू आंसर मी सर हमारे पास सिर्फ 5 रुपये हैं. तो मेरी नीड क्या थी, मेरी डिमांड क्या है? डिमांड 10 है. अच्छा, और नीड क्या है? नीड 5 है. ओके तो जब नीड और डिमांड मिसमैच होएगी, डेफिनेटली देयर विल बी हाइपोपर्फियन. Okay, need is a normal perfusion, but when we need more oxygen, then demand of the tissue increase. Okay, well, ठीक है. You can also say कि जब need और demand mismatch होएगी, definitely there will be hypoperfusion. और hypoperfusion क्या होती है? हमने hypoperfusion के बारे में ये डिस्कस किया है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें there is a inadequate delivery of oxygen as well as nutrients to the body tissue. उसके रिजल्ट में क्या होगा? अल्टीमेटली will result in organ failure, system failure, and that will lead to death. That condition is known as shock. Okay, moving towards the slides, हम देखते हैं कि slides के ऊपर क्या क्या चीजें हैं. Hope so. अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, what is venous return? हाइपोपर्फियन एक और तरीके से डिस्कस कर लेते हैं. What is venous return? Okay, the blood returning from the body towards the heart is known as venous return, right? Do you think what is venous return, stroke volume, cardiac output, blood pressure? Can you define amount of blood return to the heart? Okay, well, ठीक है. Return of the blood to the body, well, ठीक है. What is stroke volume? What is cardiac output? And what is blood pressure? Very important terminologies are there. Okay, the blood that moves back to the heart unchanged. Okay, ठीक है. Unchanged. अच्छा, ठीक है. तो दूसरी unchanged की बात, वॉल्यूम की बात की आपने सारा बेटा, ठीक है. Flow of blood back to the heart, ठीक है. Well, Nafisa. Okay, what is stroke volume? आ जाए वापस. What is stroke volume and what is cardiac output? Okay, amount of blood ejected from the left ventricle per beat is known as stroke volume. Well, very good, ठीक है. And what is cardiac output? The amount of blood ejected from the left ventricle per minute is known as cardiac output. Okay. Do you think कि अगर मैं ये कह दूं, how can it be calculated? Cardiac output, stroke volume multiplied by heart rate, right? ठीक है. Well, Nimra. Okay. ओके, वेल ज़ैनब, ब्लड प्रेशर, ठीक है. तो हमें इन तीनों का एक लिंक बनाना है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम का, कार्डियक आउटपुट का और ब्लड प्रेशर का. एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर ब्लड प्रेशर. जितनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होएगी अल्टीमेटली उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा. अनटिल अनलेस देयर इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन, लाइक हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वॉल्यूम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन. आई एम टॉकिंग अबाउट कि कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इन नॉर्मल फिजियोलॉजी. If there is a pathological condition, then definitely it will be altered. For example, if there is a heart failure, then ultimately the heart is unable to pump all the blood. Definitely cardiac output is reduced, but the blood pressure is increased. There is certain pathological conditions. Okay, so we are going to make a link between cardiac output, stroke volume and blood pressure. And do you know cardiac output is calculated by heart rate multiplied by stroke volume. The product of heart rate and stroke volume is known as cardiac output, right? Well, if
ऐसे कि बेटा जी अगर हार्ट रेट बढ़ गया है तो डू यू थिंक कि इट विल इफेक्ट आवर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट? डेफिनेटली यस. फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वॉल्यूम हमने ये कहा है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट? एंड when there is an increased heart rate, तो ability of contraction and relaxation is increased, right? तो क्या होगा कि ventricles को proper filling का time नहीं मिलेगा, तो ultimately that will leads to decrease in stroke volume. And when there is a reduction in the stroke volume, ultimately cardiac output is decreased. And when the cardiac output is decreased, ultimately blood pressure is decreased. And when the blood pressure is decreased, ultimately end result is there is a decrease perfusion. There is a condition of hypoperfusion, and that condition is known as shock. Got it? Valves are multiplication. That's the valve. Okay, well, ठीक है सारा बेटा. You're right. Okay. In other terms, we can also elaborate like that. When there is a reduced venous return, अल्टीमेटली हमने ये कहा है कि जो वेनस रिटर्न है वो हार्ट की तरफ कम आ रहा है ब्लड. जब 5 to 6 लीटर नॉर्मल एक 70 kg ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट, राइट? तो हमने ये भी कहा था द कार्डियक आउटपुट जो कि नॉर्मली 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो आपका हार्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम आवर हार्ट. कैन यू इमेजिन? डेफिनेटली यस. ओके, तो व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन द वेनस रिटर्न क्या था? हमने ये कहा था कि द ब्लड कमिंग बैक फ्रॉम द पेरिफेरीज टुवर्ड्स द हार्ट इज नोन एज वेनस रिटर्न. व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन द वेनस रिटर्न, ultimately it will affect the stroke volume, it will affect the cardiac output, it will affect the blood pressure. So when there is a decrease in the venous return, ultimately stroke volume is decreased, cardiac output is decreased, and ultimately blood pressure is decreased. And when there is a reduction in the blood pressure, तो blood pressure क्या था? The pressure exerted by the blood on the blood vessel is known as blood pressure. तो जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो अल्टीमेटली फ्लूइड वॉल्यूम रिडक्शन हो जाएगी. यस नर्जिस बेटा, यू कैन आस्क. बेटा एक दिन में कितना ब्लड बनता है? बेटा जो आपका टोटल ब्लड है ये आपके ब्लड और सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. तो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ये सर्टेन कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, like condition of hypoxia, condition of dehydration, condition of low pH. तो ये अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा ये, लेकिन सेलुलर कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. ओके, राइट. तुम बात कर रहे थे हाइपोपर्फियन की. जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड में ही सारी चीज़ों को डिलीवर करना होता है. लाइक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें टुवर्ड्स द टिश्यू. तो जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली देयर इज अ रिडक्शन इन द ऑक्सीजन डिलीवरी एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी. उस एरिया के अंदर क्या होगा कि नॉर्मली जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे थे वो नहीं पहुंचेंगे. जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो उस एरिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रही होती है, एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ प्रोड्यूस हो रही होती है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सेल इंजरी कि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज एसिडोसिस. ये increased level of carbon dioxide, and when there is an increased level of carbon dioxide, so carbon dioxide is strictly proportional with the hydrogen ion concentration.
जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे दैट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ pH, and when the reduction is pH there is a condition of acidosis, और एसिडोसिस उस एरिया की इंजरी कॉज कर देगी। तो यू कैन आल्सो से दैट कि हाइपोपरफिन लीड्स टू एसिडोसिस एंड एसिडोसिस लीड्स टू सेल इंजरी। तो होप सो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था रिलेटेड टू शॉक जो कि हमने डिस्कस किया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्लाइड्स। लाइक these are our objectives to develop an understanding of definition and pathophysiology of shock, as well as identify physiological response to shock. Okay, we will also discuss about the compensatory mechanisms, right? जिसमें हमने राज सिस्टम के बारे में मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था इन द फिजियोलॉजी। रिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कीमोरिसेप्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, एडीएच के बारे में भी डिस्कस किया था। These are the compensatory mechanisms that compare to manage the condition of shock. Okay, well, develop a systemic approach to detection and management of shock. We will also discuss about the management of shock and also will identify the treatment goals of the client with the shock, general management strategies for shock, as well as to develop an understanding and overview of different types of shock. We also discuss about different types of shock, develop a deeper understanding of sepsis and septic shock. That is very very important. And hypovolemic shock के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट इट्स पैथोफिजियोलॉजी एंड मेडिकल मैनेजमेंट। कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में एज वेल एज इट्स पैथोफिजियोलॉजी एंड न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड देयर पैथोफिजियोलॉजी एज वेल एज देयर मेडिकल मैनेजमेंट। लेट्स मूव। शॉक, a physiological state characterized by significant systemic reduction in tissue perfusion. Hope so. You got my point about the hypoperfusion. Reduction in tissue perfusion or hypoperfusion is the same thing, resulting in decreased tissue oxygen delivery and insufficient removal of cellular metabolic products, resulting in tissue injury. Got it? Got it. Yes, got it. Okay. Well. I think it's not difficult for you. Well, a syndrome characterized by decreased tissue perfusion and impaired cellular metabolism and imbalance between O2 and nutrient supply and demand. Okay, need and demand या supply and demand जब mismatch होएगी या imbalance होएगा, that will lead to shock as well. Got it? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इस स्लाइड्स के अंदर किसी चीज की समझ में आई हो? That is taken from the fourth, your pathophysiology book. The reference book of UHS is, you know now, fourth. Well, no, going towards, no sir, what no sir? Rabia, what no sir? Okay, understanding. Shock results from an inadequate perfusion of the body cell with oxygenated blood, which means systemic imbalance between O2 supply and demand, which leads to there will be a imbalance, there will be a mismatch between O2 and nutrient supply. Ultimately, there will be a cellular dysfunction and damage. What is enough? No sir, kya no sir? Okay, and other condition is organ dysfunction and damage. At the end, you will also learn about the MODS, MODS, multiple organ failure syndrome, dysfunction syndrome. Okay, and third one is tissue perfusion is driven by blood pressure. Ultimately, we have already discussed when there is a reduction in the cardiac output, ultimately blood pressure is reduced. And when there is a reduction in blood pressure, that will leads to imbalance between O2 supply and demand. And the result will be definitely shock.
Got it. बेटा ये टॉपिक इसलिए आपको अच्छा लग रहा है सर आप, क्योंकि आप लोगों की बेस अच्छी बनी हुई है और मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें रिवाइंड करवा दी हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है और आ रही है। टॉपिक सारे अच्छे थे लेकिन ये भी अच्छा लगेगी और अगर पढ़ेंगी तो ये बहुत अच्छी पैथो है, बहुत अच्छी समझ आती है। When the blood flow, your blood pressure and O2 delivery to the cells are too low, there will be a shock. Okay. Well, physiological response to shock. ये सारा ने पहले बता दिया था कि when there is a hypoperfusion, ultimately it will lead to hypoxia. So what is hypoxia? Hypoxia क्या है? Okay, low level of oxygen. Do you think hypoperfusion is also low level of oxygen? Okay, deficiency of oxygen. Okay, low level loss of oxygen, yeah, deficiency of oxygen. What is the difference between hypoxia and hypoperfusion? Okay, oxygen less than body requirement. Okay, when there is a reduction in nutrients as well as oxygen, there is a hypoperfusion, and hypoperfusion will definitely lead to hypoxia. And when there is a hypoxic condition, ultimately it will lead to anaerobic cellular respiration and anaerobic cellular metabolism. Okay, hypoperfusion leads to hypoxia, definitely yes. Okay, other conditions of hypoxia are like when there is a arterial occlusion, आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई है जिसमें ऑक्सीजन जा रही थी, then definitely there will be hypoxia. Other conditions are when there is a reduction in hemoglobin concentration, ultimately there is a hypoxia. When there is a decreased level of RBC, there is a hypoxia. When there is a decreased level of hematocrit, definitely there is a hypoxia. And when certain conditions exist with the respiratory problems, like ARDS is there, COPD is there, and other lung conditions are there, definitely it will lead to hypoxia. Or a person having carbon dioxide या carbon monoxide poisoning, definitely there is a hypoxia. Certain other conditions that will lead to hypoxia, and hypoperfusion is the major cause that will lead to hypoxia. Definitely iron deficiency also lead to hypoxia. Okay,
Iron deficiency. Iron is necessary for RBC production. When there is a reduction in the iron, definitely, ultimately, RBC's production is reduced. Okay, so in normal condition, when there is a normal delivery of oxygen and nutrients, there is a aerobic metabolism as well as aerobic respiration. And when it will be converted into anaerobic respiration and anaerobic metabolism, definitely it will lead to lactic acidosis. Before that, pyruvic acid is formed, and to break the pyruvic acid, we need nutrients in the form of glucose as well as oxygen. And when there is a reduction in oxygen and glucose, ultimately it will lead to lactic acidosis, and lactic acidosis will lead to metabolic acidosis, and when there is a metabolic acidosis, ultimately there is a cell injury, and cell injury leads to cellular death. And once there is a multiple cells are involved, means organs are involved, and at the end organ dysfunction occurs. Got it? Well, and other conditions are when there is a hypercoagulability. What is hypercoagulability? Meaning to say when there is a increased viscosity of the blood is unable to move properly. Other conditions when the veins become tortuous, like varicose veins is there. The normal delivery of blood towards certain organs, toward the tissue, is reduced, and activation of inflammatory responses like vasoactive mediators, histamines that increase the vascular permeability and fluid leak out from the blood vessels and accumulates in the interstitial surface, and that will lead to edema. And when there is a condition of edema, ultimately there is a reduction in venous return, and there is a reduced venous return. It will ultimately affect the stroke volume, cardiac output, and blood pressure. And again, there is a condition of hypoperfusion, and the cascade starts like that. Hypoperfusion, hypoxia, anaerobic cellular respiration, and anaerobic metabolism, lactic acidosis, metabolic acidosis, cell death, and progressive organ dysfunction. Got it? Yes. Moving towards next slide. That is again taken from the port. Circulatory shock can be described as an acute failure of the circulatory system to supply the peripheral tissue and organ of the body with adequate blood supply, resulting in cellular hypoxia. Got it. Well. Okay. So circulatory shock you can also describe acute failure. अब circulatory system क्या है? आपका heart. When the heart is unable to pump all the blood. In other conditions, when there is a heart failure, pumping failure, either right failures, left failures, either forward failures, either backward failures, ultimately, there is a circulatory shock. And most often, hypoperfusion and hypotensions are present. Well, definitely, but shock may occur in the presence of normal vital signs. For example, suppose vital signs normal. What are the vital signs? And vital signs are normal, but there is a condition of hypoperfusion and hypotension that will also lead to shock. And shock is not a specific disease, definitely, but
a syndrome that can occur in the course of many life-threatening traumatic conditions or disease state. For example, DIC is there, disseminated intramuscular coagulation, your coagulopathy is there. Ultimately, it will lead to shock. And when there is a sepsis, or other condition is known as septicemia, the presence of endotoxins that will ultimately increase the risk of the tunica media, and tunica adventitia. When the tunica media is damaged, ultimately control of sympathetic stimulation is altered. Cardiogenic एविटा, carcinogenically cardiogenic, सारा Chinese corrected. Okay, it can be caused by alteration in cardiac function, also known as cardiogenic shock. A decrease in blood volume is known as hypovolemic shock, and excessive vasodilation and maldistribution of the blood flow is known as distributive shock, and an obstruction of the blood flow through the circulatory system is known as obstructive shock. We will also discuss about again hypovolemic shock, cardiogenic shock, distributive shock, septic shock, obstructive shock, and as well as anaphylactic shock. ये हम later on डिस्कस करने वाले हैं, right? You can also say when there is a circulatory failure, cardiogenic shock is there. When there is a decreased blood volume, hypovolemic shock is there. And when there is a blood vessel problems, so there may be ultimately distributive as well as obstructive problem is there, obstructive shock is there. So you can also differentiate like cardiogenic shock is alteration in cardiac function. प्रॉब्लम इज वेयर, पार्ट में प्रॉब्लम है. जब हम हाइपोग्लीमिया की बात करेंगे तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम है. जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव या ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ब्लड वेसल के अंदर है. तो ये तीन चीज़ें फिंगर टिप पे कर लीजिएगा. वेल गेट इट. यहाँ तक कोई क्वेरी किसी चीज़ की समझ नहीं आई हुई? Okay, these are classifications that is also taken from the board. Classification of circulatory shock like cardiogenic shock है, ultimately myocardial damage, myocardial infarction is there, contusions is there, sustained arrhythmias are there, acute valve damage is there. पहले भी कोई बता रहा था. ओके, क्या बेटा क्लियर नहीं हुआ, क्या समझ नहीं आई? मैं तीन चीज़ें बताई हैं. पहले मैंने कहा है कि अगर सर्कुलेशन हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली इट इज़ रिलेटेड टू कार्डियोजेनिक शॉक. अगर ब्लड वॉल्यूम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक. अगर ब्लड वेसल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड वेसल दो चीज़ें सारा बेटा मैंने बताई हैं. ब्लड वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक. अगर 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 ओके आई सेड क्लियर है. थैंक यू. इट्स ओके, सॉरी. ठीक है. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट एक्यूट वाल्व डैमेज है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, वीएसडी है, कार्डियक सर्जरी हुई है, तो अल्टीमेटली इट विल lead to cardiogenic shock, mean there is a alteration in cardiac function, and when there is a alteration in cardiac function, ultimately heart is unable to maintain the blood pressure, and when there is a decreased blood flow, there is a decreased blood pressure, there is a condition of hypotension or hypoperfusion, ultimately it will lead to cardiogenic shock. Another condition is known as hypoglycemia. Okay, when there is a condition of
loss of whole blood, either in the form of absolute hypovolemia, in the form of relative hypovolemia. Instead of that, loss of plasma, loss of extracellular fluid. So ultimately, there is a hypovolemia, and two terminologies. One is absolute hypovolemia, and other one is relative hypovolemia. एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया का ये मतलब है बेटा कि टोटल बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम ड्रेन आउट हो रहा है, लाइक एक्सेसिव यूरिनेशन है, कहीं पे कट लग गया है, ब्लड लॉस होता जा रहा है. एंड व्हेन वी से दैट देयर इज ए रिलेटिव हाइपोवोलेमिया, the fluid is inside the body, like in the form of ascites, in the form of pleurolethian, okay, in the form of एनासार्का. व्हाट इज एनासार्का? अच्छा, जर्नलाइज्ड रीडिंग. ओके, वेल, होप सो. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो लॉस आउट हो रहा है, चाहे वो ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पड़ा है या बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लॉस, इन द फॉर्म ऑफ पोलीयूरिया, ये कोई एक्सेसिव किसी ने कोई मेडिकेशंस ले ली हैं जिसकी वजह से पोलीयूरिया हो गया है, या डायबिटीज, इन स्पाइडर्स की कंडीशंस हैं, तो अगेन दैट विल लीड टू पोलीयूरिया. Okay, instead of that, obstructive inability of the heart to fill properly, like cardiac tamponade is there, obstruction problem है, pulmonary embolus का problem है, cardiac pneuma का problem है, pneumothorax है, dissecting aneurysm है, that will definitely lead to obstructive shock, right? Okay, and what's about distributive shock? Then the loss of sympathetic vasomotor tone, neurogenic shock is there. Do you think कि आपका जो सिंपैथेटिक ट्यून है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल कर रही होती है, इंस्टेड ऑफ दैट आपके हार्ट रेट को बढ़ा रही होती है. अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट होती हैं. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर कोई पेशेंट्स ने वेसोडाइलेटरी सब्सटेंसेस ले ली हैं एक्सेसिव अमाउंट में, लाइक वेसोडाइलेटर्स ले ली हैं, निट्रोग्लिसराइड है, निट्रोग्लाइसरीन्स हैं, अगर वो ले ली हैं तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू हाइपोपर्फियन या दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन. ओके, अदर कंडीशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में तीन शॉक्स आ रहे हैं. वन इज न्यूरोजेनिक शॉक, सेकंड वन इज एनाफिलेक्टिक शॉक एंड थर्ड वन इज सेप्टिक शॉक. बेटा न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर सिंपैथेटिक ट्यून का लॉस हो जाना, लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, सिंपैथेटिक ट्यून खत्म हो गई है, दैट विल लीड टू न्यूरोजेनिक शॉक. एंड इफ वी टॉक एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनाफिलेक्टिक शॉक, अल्टीमेटली देयर इज ए substances that causing allergy, that causing anaphylaxis, that causes allergic reactions. And when there is a allergic reaction, there is a release of histamine. And when there is a release of histamine, that will increase the vascular permeability, that will increase the diameter of the blood vessel. And when the blood vessel diameter is increased, ultimately it will lead to hypotension. And third one is septic shock, and when there is a septicemia, when there is a presence of endotoxin or exotoxin, that will lead to septic shock, right? ओके, तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक में हमने कार्डियोजेनिक कॉज डिस्कस की, लिटिल बिट डिटेल हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. हाइपोवोलेमिया के बारे में डिस्कस किया, obstructive shock के बारे में डिस्कस किया, and instead of that distributive shock. And in the distributive shock we have discussed three types of shock. One is neurogenic shock, second one is anaphylactic shock, and third one is septic shock, right? Well, so what are the compensatory mechanisms that are very very important? Do you think compensatory mechanisms play an important role? How? अभी स्लाइड्स को आप लोगों ने एक दफा देखना है. You have 1 minute to see that slide and later on we will discuss. और ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है. अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक में हमने ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया हुआ है और एक में हमने कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को मेंटेन किया हुआ है.
थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम। बेसिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन सिस्टम को पे कर रहे होते हैं। वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज रीनल सिस्टम एंड फर्स्ट वन इज आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलके कंपनसेशन करवा रहे होते हैं। बाकी एक्सेसरी ऑर्गन्स एज वेल एज हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन मेजर तीन है। वन इज किडनी, सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये तीन सिस्टम कंपनसेशन करवा रहे होते हैं। ओके, आप इस स्लाइड्स को देखिए। आई विल बी बैक इन अ मिनट इंशाल्लाह। ओके वेल, आपने देखी स्लाइड्स को, डिस्कस कर लेती है। Acute bleeding or other conditions leading to decrease in blood volume। इसको हमने ये कहा था कि देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में हम ये कह सकते हैं कि जब इनएडिक्वेट वेस्कुलर कंपार्टमेंट की फीलिंग होएगी, जिसके अंदर हमने ये भी ओके आप नहीं कहा, आप भी कह रहे हैं कि जिसमें तेरे से एक्यूट लॉस ऑफ 50 से 15 to 20% ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम अगर रिडक्शन है तो इट विल लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। अगेन बेटा बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हेन देयर इज एन एक्यूट लॉस ऑफ 15 to 20% ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, इट विल लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। अब इस कंडीशन में हैमरेज हो सकता है। इसके अलावा सवियर बर्न्स में प्लाज्मा लॉस हो सकता है। और आपको पता है आपके ब्लड कंपोनेंट्स प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर हैमरेज हो गया है, ब्लड लॉस हो रहा है, अगर बर्न हो गया है, प्लाज्मा लॉस हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सवियर डिहाइड्रेशन की सूरत में लॉस हो रहा है, ये GIT से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, इन द फॉर्म ऑफ डाइसेंट्री। तो ये सारी कंडीशन क्या करेंगी, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम।
तो इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग लाइक कोई हेमरेज हो गया जिसमें कोई इंटरनल आर्टरी ब्रस्ट आउट हो गई है, तो ब्लड इंटरनली अकमुलेट होना शुरू हो गया है, दैट विल आल्सो लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक, या थर्ड स्पेस के अंदर ब्लड चला गया है। अल्टीमेटली क्या करेगा कि दैट विल लीड टू एक्यूट ब्लीडिंग और अदर कंडीशन लीडिंग टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड वन इज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आपका रीनल सिस्टम। दे ट्राई टू कम्बैट द हाइपोवोलेमिया। कैसे करेगा? जो आपका हार्ट रेट है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या आपका हार्ट है, उसने क्या करना है? हार्ट रेट को बढ़ाना है और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, ताकि जितना फ्लूइड आ रहा है उसको टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ पहुंचाया जा सके। और हमने हाइपोपरफियन में ये डिस्कस किया था, when is inadequate delivery of oxygen and nutrients to the tissue, to the organ, to the system, there is a condition of hypoperfusion। तो हाइपोपरफियन से बचने के लिए हार्ट ने क्या करना है? हार्ट रेट बढ़ाना है और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है। दूसरा काम, जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर कम करवाना है। अब जो दूसरा काम ब्लड वेसल का डायमीटर रिडक्शन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर कम कर देगा। इसके अलावा जो स्किन है या नॉन वाइटल ऑर्गन्स हैं, उससे जो ब्लड की डिलीवरी है वो कर देगा टूवर्ड्स वाइटल ऑर्गन्स, कि वाइटल ऑर्गन्स डैमेज ना हो सके, राइट। दूसरी कंडीशन में जिसमें हमें ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना होता है, एंड ब्लड वॉल्यूम इज मेंटेन थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल रीनल सिस्टम, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAS system. Second one is stimulation of ADH, and third one is कंस्ट्रक्शन ऑफ साइनोसाइड्स विद मोबिलाइजेशन ऑफ ब्लड स्टोर इन द लीवर। आपको पता है साइनोसाइड्स लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज होती हैं विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहाँ पे 350 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। और साइनोसाइड्स की जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, ये एट द टाइम ऑफ नीड लीवर एज वेल एज पेंक्रियाज आई थिंक दैट डोनेट देयर ब्लड, तो ये अपना ब्लड डोनेट कर देंगे। जैसे ही ब्लड डोनेट करेंगे, एडीएच क्या करेगा कि वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा। RAS सिस्टम सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा। जैसे सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी तो अल्टीमेटली फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मलाइज होएगा तो वी कैन से अल्टीमेटली कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ने शॉक को कंपैक्ट कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ओके, वेल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ शॉक, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, और ये आपने एक रिव्यू इसका ले लेना है, जिसमें कंपल्सरी मैकेनिज्म की एक्टिवेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के अंदर आपको काम आने वाली चीज़ें हैं, और एक दूसरे से डिस्कस भी ग्रुप में कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है, राइट। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ ब्लेस्ड डे। बेटा क्लास नेक्स्ट में हम प्रेजेंट के बारे में पूछेंगे कि कौन कौन प्रेजेंट था और कौन कौन एब्सेंट था, लेकिन अभी 28 स्टूडेंट्स हैं, मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस ले लेंगे। ओके, सारा, जेनिफर, मारिया, रमीना, सरिता, ओके, ठीक है, see you inshallah in next class too. Bye bye.